ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 24/7 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਅੱਡਾ 24/7। A very good afternoon to you all. My name is नितिका गुप्ता और मैं हूँ आपकी अपनी इंग्लिश की मेंटोर। तो सत श्री अकाल है सभी को और एंड वेलकम यू ऑल एट पंजाब अड्डा 24/7। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एट पंजाब अड्डा 24/7। तो गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज सेशन में मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ। अ वेरी गुड आफ्टरनून भूपिंदर जी, रिया जी, हरीश गर्ग जी, रिया जी, प्रियंका जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। गाइस वर्ड ऑफ द डे जो कि वोकैबलरी में हम डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ नए वोकैबलरी वर्ड्स की या फिर इडियम्स की या फिर प्रोवर्ब्स की। तो लेट्स सी आज आपके लिए क्या है। अगेन वी विल हैव द इडियम ऑफ द डे। सो इडियम ऑफ द डे में इम्पोर्टेंट इडियम है जिसे हम कहेंगे इन द प्राइम ऑफ लाइफ। प्राइम का मतलब अगर मैं समझूं क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, विच इज वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे ऊपर जिसको हम रखते हैं प्राइम उसे कहते हैं। तो इन द प्राइम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जब कोई बुलंदियों को छू रहा होता है, जिसकी लाइफ में पीक आ जाता है, एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा फेज आता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस, नेम, फेम और फेमस होता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को वी कैन कॉल इन द प्राइम ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल उदाहरण लिया है नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल हासिल किया है टोक्यो 2020 में, जबकि वो 2014 से इसकी तैयारी कर रहे हैं और लेकिन विद इन सम टाइम उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और वो चीज हासिल की जो आज तक कोई भी नहीं अचीव कर पाया था। और बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं याद करने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश जी, सरदार जी, सत श्री अकाल जी। दैट इज करेक्ट। बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ भी हो सकता है, बेस्ट डेज इन आवर लाइफ भी हो सकता है। कोई भी बहुत अच्छे दिन की बात हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे फेज की हम बात कर सकते हैं और उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जैसे ऐसी बहुत सी पर्सनालिटीज रही हैं, जैसे हम धर्मेंद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन मैंने एक दिन पहले भी लिया था, अगेन उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। ही बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब, तो उन्हीं का उदाहरण लेते हैं। धर्मेंद्र का एक ऐसा फेस आया था जब वो बहुत ज्यादा बुलंदियों को छू रहे थे, उनको हर कोई याद करता था। शोले मूवी में वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, उनकी ऐसी बहुत ज्यादा मूवीज आई थी जब वो एकदम टॉप पे थे। तो जब किसी इंसान का बहुत अच्छा फेज आता है, टाइम आता है, उनके लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं इन द प्राइम ऑफ लाइफ। या फिर हम और भी चीजें बोल सकते हैं, पीक भी बोलते हैं इसको, हम इसको टॉप भी बोलते हैं, हम इसको पिनाकल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है समथिंग, है ना। हम इसको गोल्डन डेज भी बोल सकते हैं, गोल्डन डेज भी बोल सकते हैं, हम इसको ग्लोरी डेज भी बोल सकते हैं। तो और बहुत सारे इडियम्स और वोकैबलरी वर्ड है जो हम इसके लिए लर्न कर सकते हैं। जेनिथ भी बोलते हैं, पिनाकल बहुत अच्छा वर्ड है। तो ये वर्ड्स वोकैबलरी के प्लस ये इडियम्स हैं कुछ और जो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। गोल्डन डेज यूज हो सकता है, ग्लोरी डेज यूज हो सकता है। अ वेरी गुड आफ्टरनून रवनीत जी, हरप्रीत जी, गुड आफ्टरनून। पेपर हो गया सबीदा, हाँ जी पेपर हो गया है। पर्पल पैच भी हो सकता है, दैट इज करेक्ट। मीनू शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। लगदा मैम जी द फेवरेट हीरो, हाँ मेरा फेवरेट हीरो तो नहीं है लेकिन हाँ कनेक्टिविटी में याद आ जाता है मुझे। तो चलिए नेक्स्ट इडियम ऑफ द डे है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। कोई ऐसी चीज हो जानी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम अचानक से हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति क्विट कर जाता है किसी कंपनी से, है ना, अचानक से उसने ऐसा क्या हुआ उसके साथ, उसने ये डिसीजन ले लिया।
कोई व्यक्ति अपनी फिल्म इंडस्ट्री से क्विट कर गया, कोई पॉलिटिक्स छोड़ के चला गया, कोई अपने बिजनेस को वाइंड अप करके संन्यास ले लिया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने ये डिसीजन लिया। तो कोई भी जो अचानक से डिसीजन लिया जाता है उसे हम कहते हैं सडनली या अनएक्सपेक्टेडली। या फिर सपोज हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हमने सुना भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था, अचानक से वो वाले पेपर्स कैसे आउट हो गए जो एनुअली आते थे। साल में दोबारा से आउट हो गया कोई एग्जाम, या साल में कुछ ऐसी इवेंट दोबारा से हो गया, तो ऐसा क्या हुआ। तो उसके लिए जो चीज अचानक से होती है उसके लिए हम आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं ये फ्रेज आया कहां से, ये फ्रेज आया है अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू से, आउट ऑफ द ब्लू से। अ बोल्ट भी था इसके साथ, उन्होंने फिर इसको शॉर्ट में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हरीश कर अनएक्सपेक्टेडली, दैट इज करेक्ट। सत श्री अकाल लोटस जी आपका नाम क्या है। सुखजीत राय जी वेरी गुड आफ्टरनून। प्री कश्यप जी गुड आफ्टरनून। सूरज कश्यप जी वेरी गुड आफ्टरनून। भूपिंदर जी ने पूछा आपका हीरो कौन है, फेमस पर्सनालिटी, या कोई इस तरह से फेमस पर्सनालिटी मेरा ही मतलब फेवरेट नहीं है। आई यूजुअली सी कि कौन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, तो मुझे जो अच्छी एक्टिंग करते हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं। कोई बोलो मेरी कोई फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, उनकी एक्टिंग के अकॉर्डिंगली मुझे चीजें अच्छी लगती हैं। आई एम बेसिकली वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो मुझे जो प्रैक्टिकली एक्चुअली सही लगता है मुझे वही चीज अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। निशा जी वेरी गुड आफ्टरनून। हाय आई एम धीमन जी। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन जो PSSB में बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न जो देखा जाता है एग्जाम में, दैट इज एक सेंटेंस आपको करेक्ट वन मुझे बताना है। ये एक पैटर्न है जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो 4 ग्रामेटिकली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैम प्लीज एक बार रिपीट करना, किसको रिपीट करना है। सरदार जी किसको, इडियम्स की बात कर रहे हैं आप, रिपीटेशन की, या किन क्वेश्चंस की बात करें, क्या रिपीट करना मुझे बता दीजिएगा। सूरज जी आई रिक्वेस्ट कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने दीजिए प्लीज, और आप भी पढ़िए एंड ट्राई टू गिव आंसर्स। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी इधर उधर बहुत ज्यादा भगाते हैं, तो वो एनर्जी को, वो फोकस को यहाँ क्लास में रखना है, ठीक है। लास्ट इडियम आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू की बात हो रही है सरदार जी। मतलब कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाना। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। जैसे आसमान बिल्कुल क्लियर है, धूप निकली हुई है, अचानक से क्या हुआ, क्लाउडी हो गया, एकदम कुछ दिख भी नहीं रहा था। सुबह तो सूरज जो था बहुत अच्छे से निकला हुआ था, एकदम से क्लाउडी हो गया, एकदम से बारिश आनी स्टार्ट हो गई। तो अनएक्सपेक्टेडली कोई काम हो जाना, सडनली कोई काम हो जाना, उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लू। तो ये जनरली अगर मैं बात करूं, ये यस इट इज related to, very much related to this particular example। यहाँ पे जो मैंने रेनी सीजन का एग्जाम्पल लिया है, क्लाउड का एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल एक्चुअली ये जो इडियम है ये इसी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल इसका भी लिया है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सूरज कश्यप, मुझे पता है आपने कुछ नहीं कहा, चलो क्वेश्चन के आंसर दोगे आप मुझे। ओके 2, 3, 4। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, और एग्जाम में PSSB के एग्जाम में
आते हैं और अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस पक्के होते हैं, इनके आने ही आने हैं। तो दिस इज वन ऑफ द, अब मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है, वन ऑफ द, तो मुझे वन ऑफ द का रूल याद रखना है। वो क्या रूल है, यहाँ पे जो नाउन आएगा दैट शुड बी प्लूरल, है ना, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दैट शुड बी सिंगुलर। तो ये दो चीजें हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज मेरा आंसर बन सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्टी क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी तो एक सिचुएशन होती है ना, एक नाउन होता है, वो यहाँ पे ये चीज गलत हो गई, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये प्लूरल में मुझे चाहिए, दैट हैज एवर बीन आस्क्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सिंगुलर हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला भी एलिमिनेट हो गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट हैज एवर बीन आस्क्ड। तो क्वेश्चन है, अगेन सिंगुलर फॉर्मेटिंग आ गई। तो मैंने क्या रूल समझा था, मुझे क्या चीज रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वन ऑफ द प्लूरल, नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन में एस आना जरूरी था यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही हमारी फॉर्मेटिंग है जो कि इस रूल के अकॉर्डिंगली करेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट हैज एवर बीन आस्क्ड, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहता है कि मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये सेकंड वाला आंसर को रिकरेक्ट किया है, ठीक है। आई होप ये जो स्ट्रैटेजी आपको याद रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। गाइस डू लाइक दिस सेशन एंड डू शेयर द सेशन. Don't forget to do these actions. This is very very important for every teacher. I request you all to कि आप सभी टीचर्स के सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार एक सेशन को बनाने में। वी कैन नॉट लाइक टेल यू कि कितना समय लगता है क्वेश्चंस को सोचने में, लेकर आने में और उनको पूरा मैनेज करने में। एटलीस्ट हम ये काम तो कर ही सकते हैं कि सपोर्ट करें, तो सपोर्ट हमारे हाथ में है, सो डू सपोर्ट। सूरज कश्यप कह रहे हैं मैम वन ऑफ द का रूल समझा दीजिए एक बार दोबारा से। देखो सूरज, वन ऑफ द का रूल क्या होता है, जो भी नाउन यूज होगा यहाँ पे वो प्लूरल फॉर्मेटिंग में आना चाहिए, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेटिंग में आना चाहिए, केवल इतना ही रूल है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज इज नॉटी, है ना, इन सभी बॉयज में से एक बॉय ऐसा है, वन ऑफ द मतलब बहुत सारे बॉयज हैं, ABCDEF है ना, बहुत सारे, उसमें से एक है, में से एक की बात कर रहे हैं जब हम इज, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे इज आना जरूरी है। तो बॉयज इसलिए क्योंकि ऑफ का फ्रेज लगा है, सभी में से, ठीक है, इसीलिए ये प्लूरल फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ये सिंगुलर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, BDBD। ओके, none of them is of much use in practical use. None of them are of, none of them are of. देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रामर का रूल है। रूल कहता है अगर मैं नन की बात कर रही हूँ ना, तो नन से रिलेटेड दो रूल हैं बेसिकली, ठीक है। रूल नंबर 1 को समझते हैं पहले। रूल नंबर 1 को समझते हैं। अगर नन में जनरली सिंगुलर फॉर्मेटिंग ही आती है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्मेट आता है। मैं यहाँ के उदाहरण को समझती हूँ, नन ऑफ देम इज, यानी कि मुझे क्या चीज देखनी है, जब ये नन की फॉर्मेटिंग आएगी, यहाँ वाला जो नाउन होगा
वो प्लूरल फॉर्मेटिंग में चला जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किस में चला जाएगा, सिंगुलर फॉर्मेटिंग में। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से वही बात की है, कोई भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं। तो नन ऑफ देम है ना, मैंने यहाँ बात की है, या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं, एक भी नहीं। पर्टिकुलरली मैंने एक बात की है, क्लास में 5 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनमें से एक भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं अगर इस फ्रेज से, संदर्भ से कोई बात कर रही हूं, तो मैं सिंगुलर फॉर्मेटिंग में बात करूंगी। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे क्या आना जरूरी है। देखो, नन ऑफ दे तो आएगा ही नहीं, दे हम यूज करेंगे जब हम एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पे हमें यूज करना है नन ऑफ देम, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करना है, दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं नन ऑफ देम, यानी नन ऑफ दे वाले को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। नन ऑफ देम इज, ये करेक्ट है। नन ऑफ देम आर, ये एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ देम आर, ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो कितना इजीली हमने एलिमिनेट कर लिया, और हमारा जो आंसर बना है दैट इज बी। ठीक है, दूसरा रूल मैं यहाँ पे बता दूं कि एक और रूल भी है नन से रिलेटेड, वो भी समझ लेते हैं, वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई चीज काउंटेबल है, अगर कोई चीज काउंटेबल है ना, तो उस केस में वो प्लूरल फॉर्मेटिंग को भी ले सकता है, सिंगुलर फॉर्मेटिंग भी जा सकती है, दैट डजंट मैटर, उस केस में कोई एरर नहीं माना जाएगा। What do you want to ask हैप्पी, आप क्यों डिलीट कर रहे हैं? ओके, तो हमारा जो आंसर है नन ऑफ देम इज ऑफ मच यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यू शुड नॉट स्मोक, इनकरेक्ट ढूंढना है इस बार, ठीक है, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है मुझे आपने। You should not smoke, you cannot buy all that you like, they cook the dinner themselves, you are very nice like your mother, one should do his work himself। Guys, do like the session। लखविंदर कह रहे हैं मैम दे क्यों नहीं यूज किया। देखो, दे जो होता है ना, दे सब्जेक्टिव में आता है, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। हम यहाँ बात कर रहे हैं बीच में यूज करने की, नन ऑफ दे नहीं माना, नन ऑफ दे जो है इनकरेक्ट फ्रेज है, नन ऑफ देम यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है, दे फ्रंट में आता है, बीच में यूज नहीं कर सकते दे को, इस तरह से समझ सकते हो। ओके, सूरज कश्यप कह रहे हैं ई, प्री कश्यप कह रहे हैं सी, रवनीत कौर जी कह रहे हैं ई, मनप्रीत सिंह कह रहे हैं वन सेल्फ, मनप्रीत सिंह कह रहे हैं ई, कमल भुल्लर जी कह रहे हैं ई, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं सी, प्रियंका वर्मा जी ने ओके थर्ड, नवजोत कौर जी कह रहे हैं 4, नवजोत कौर जी कह रहे हैं 5, गुरपाल सिंह जी कह रहे हैं डी। देखो, यू शुड नॉट स्मोक, इसमें कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट है। यू कैन नॉट बाय ऑल दैट यू लाइक, यू है तो करेक्ट है। ठीक है, दे कुक्ड द डिनर देमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, दे के साथ ये प्लूरल होता है ना, दे थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है ये। ठीक है, तो दे के साथ क्या आना जरूरी था, प्लूरल फॉर्मेटिंग आनी जरूरी था, देमसेल्व्स, देमसेल्फ की जगह देमसेल्फ सिंगुलर फॉर्मेटिंग में चला गया, सेल्फ्स जो होता है वो प्लूरल होता है, सेल्फ सिंगुलर हो जाता है। तो ये एक तो ये एरर बन गया। दूसरा एरर क्या है, यू आर वेरी नाइस लाइक योर मदर, दिस इज करेक्ट, कोई गलती नहीं है।
वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। एक तो ये एरर है, दूसरा एरर वन के साथ यहाँ वन आना जरूरी था, यहाँ वन आना जरूरी था। यानी अगर एक प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट है, जो भी नाउन है, उसी को वो कोरिलेट करेगा प्रोनाउन भी। उस सेंटेंस में जितने प्रोनाउन होंगे वो सेम होने चाहिए। अगर मैं फ्रंट में यू लिख रही हूं तो सेंटेंस में पूरे में यू ही आएंगे, ठीक है। तो वन शुड डू हिज की जगह वंस वर्क वन सेल्फ। अपना काम स्वयं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। दैट मीन्स एरर जो है, इनकरेक्ट सेंटेंस जो है सी और ई है। अब आप बोलोगे मैम दो इनकरेक्ट आ गए, अब कैसे बात बनेगी? वहां पे आप फर्स्ट इनकरेक्ट को मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट है लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट को मार्क करेंगे। अगर वो दोनों इनकरेक्ट पूछता है देन यू हैव टू मार्क बोथ, ठीक है। अलम सिंह जी, कल से स्टार्ट हो रहा है जो फर्स्ट बैच है, मॉर्निंग से सेशन स्टार्ट है। मेरा सेशन 6:30 से लेकर 8 बजे का मेरा टाइमिंग्स है। पेड बैच पिक ट्रिपल एसबी में 8 बजे का, ठीक है। बाकी मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट है। यस, दे कुक द डिनर देमसेल्व्स, दैट इज करेक्ट मुकेश जी। गुड इवनिंग रजिंदर जी, आई एम गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। इसमें से आप मुझे इनकरेक्ट सेंटेंस बताएंगे जो ग्रामेटिकली करेक्ट वाला पूछा गया ना, करेक्ट वाला। करेक्ट बताएंगे आप मुझे, क्योंकि 3 इसमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिख रहे हैं मुझे। नवजोत कौर, 2 मार्क ऑनलाइन में कैसे होंगे? अब वहां पे ऑप्शन देता है, नीचे एक और ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए करेक्ट है आंसर आपका, ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी है। तो वो इस तरह से ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। 4th सी और 5th में वो ई दे देगा। अगर सपोज सी एंड ई वाला ऑप्शन गिवन है तो आप इसको मार्क करके आएंगे, नहीं तो 4th वाले को मार्क करके आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून रजिंदर कौर जी, कोई बात नहीं। चलिए हमारा आंसर क्या बनता है? वी सॉ की बात हो रही है, कोई चीज पास्ट में चल रही है तो सिंपल पास्ट की फॉर्मेटिंग आपको याद रखनी है। सिंपल पास्ट की फॉर्मेटिंग क्या कहती है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब आना चाहिए सेकंड फॉर्मेट का, और ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सिंपल इतना सा बात याद रखनी है। और दूसरी चीज मुझे कहां से हिंट मिला? यस्टरडे से हिंट मिला। तो कोई चीज पास्ट में हुआ था के लिए हम एक तो पास्ट का टाइम लगाते हैं, ठीक है। पास्ट का टाइम लगाना जरूरी हो जाता है फॉर्मेट में। वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम किसको कहते हैं? आने वाले दिन को। कल फ्यूचर की बात होगी तो ये इनकरेक्ट हो गया। एक बार देख लेते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं, कहीं से भी कोई चीज हमें याद रह सकती है। तो ये जो है ये दोनों के दोनों कॉन्ट्ररी हो गए। वी सी अ वंडरफुल शो येस्टरडे। तो यहाँ पे येस्टरडे के साथ सी नहीं आना चाहिए था, ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सी जो है दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा रूल कहता है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वी सॉ अ वंडरफुल शो टुडे। आज के साथ सॉ नहीं आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। लास्ट है वी सॉ अ वंडरफुल शो येस्टरडे। तो ये वाला करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। हमारा आंसर है डी। वेरी गुड यार, सभी ने अच्छे से आंसर दिया है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट के आप मुझे सिनोनिम्स देंगे। रवनीत कौर, टाइम टेबल शो हो रहा है जब आप प्रीमियम स्टडी में जाते हैं अपनी ऐप में, वहां पे PSSP को क्लिक करते हैं, वहां पे स्टडी हेयर करके टाइम टेबल दिखा रहा है। एक में कंप्यूटर और पंजाबी के हैं टाइम टेबल, और बाकी में बाकी सब्जेक्ट्स गिवन है। एक बार ध्यान से देखिएगा, वहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है।
गाइस डू लाइक दी सेशन, लाइक करना है सेशन को। कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट का मतलब क्या होता है? मर्सीलेस, डिटेस्ट, फैमिलियर या इनएडिक्वेट? सी, ओके, फैमिलियर। समझ लेते हैं। कन्वर्सेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अगर मैं अवेयर हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, यहाँ पे मैंने उसी तरह का एक उदाहरण लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, आईटी कंपनी में मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वहां पे वो लोग मुझसे पूछेंगे आर यू अवेयर ऑफ सम लैंग्वेज, जो भी उनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, आर यू कन्वर्सेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है, आपको पता है प्रैक्टिकली आप कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर कंपनी में इस लैंग्वेज की ही रिक्वायरमेंट है। तो कन्वर्सेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता होना। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई इवेंट होने वाला है एंड somebody इज इन्फॉर्मिंग यू कि आफ्टर अ वीक, 7 दिन के बाद कोई इवेंट होने वाला है, क्या तुम्हें पता है? तो आप उनको बोलेंगे यस आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो अगर किसी चीज के बारे में आपको पता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कन्वर्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट, डिटेस्ट क्या होता है? किसी चीज से नफरत करनी, घृणा करनी, किसी व्यक्ति से नफरत करनी, किसी विचारों से नफरत करनी। कई लोग पैसिमिज्म से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं जनरली, जब भी बात करेंगे दे यूज टू स्पीक नेगेटिव, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों से भी नफरत कर सकते हैं। तो somebody से भी नफरत हो सकती है, समथिंग से भी हो सकती है। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है ब्रोकली का, बच्चे को ब्रोकली पसंद नहीं आ रही, तो ठीक है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज कम है, ज्यादा नहीं है, सफिशिएंट जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं है। एक मतलब इसका ये होता है। दूसरा मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, किसी सिचुएशन को डील करने के लिए, उसे भी हम कह सकते हैं इनएडिक्वेट है। ठीक है। या फिर इस रूम में, पर्टिकुलर रूम में वेंटिलेशन जो है वो कम है, तो कम के लिए ये मैंने उदाहरण लिया है वेंटिलेशन का। और किसी इंसान कोई प्रॉब्लम को डील नहीं कर पा रहा, उसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो कन्वर्सेंट का यस यू ऑल आर करेक्ट। हमारा जो आंसर है दैट इज फैमिलियर, कि हमें जानकारी है, मैं इस चीज को पहले से जानता हूं। ठीक है। आई होप ये सारे 5 के 5 वर्ड जो हैं आपको क्लियर हो गए हैं। गाइज ये PSPCL में भी क्वेश्चन पूछा गया था किसी एक शिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इममटीरियल। इममटीरियल में अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस, सेलिब्रेट या कंडेम, इसमें से क्या आपका आंसर है? यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव द आंसर ऑफ सिनोनिम। ठीक है। डिटेस्ट नेगेटिव वर्ड है राजेंद्र, दैट इज करेक्ट। अनुज छलोत्रा कह रहे हैं मैम PSPCL की इंग्लिश आपकी वजह से बहुत इजी लगी। वेरी गुड यार, इंग्लिश इजी ही है, इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है। हम हवा बना के चलते हैं, उसको बड़े ध्यान से ग्रामर को करना होता है। जब आप ग्रामर को एक बार समझ जाओगे, वोकैबुलरी को समझ जाओगे, तो आपको वो सब क्वेश्चंस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सब लेवल समझ आना स्टार्ट हो जाता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर चाहे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए, आप उसको समझ जाओगे और बड़ी ध्यान पूर्वक उसको करोगे। तो आगे भी मेरी कोशिश यही है कि आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उसकी हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो PSSB के अगला हमारा टारगेट है कि हमें ये क्लियर करना। 15 मार्क्स का ये पेपर आता है आपको इंग्लिश का, 15 आउट ऑफ 15 हमें लेकर आना है। ठीक है।
अनइम्पॉर्टेंट, यूजलेस, सेलिब्रेट, कंडेम। देखते हैं हमारे आंसर्स क्या दिए हैं सभी स्टूडेंट्स ने। ए फर्स्ट, डी, बी, मतलब कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। सी ऑप्शन छोड़ दिया आप सभी ने, कोई और दे दो, कोई इसका आंसर सी भी दे दो। चलिए, इममटीरियल क्या होता है समझते हैं। इममटीरियल होता है जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। यार थोड़ा सा ना मैं डीप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करती हूँ, मैं इम्प्रैक्टिकल इमेजिनेटिव स्टोरीज में बिलीव नहीं करती। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं आपको कोई भी वर्ड समझाऊं, एग्जैक्टली टू द पॉइंट वर्ड समझाऊं और एग्जैक्ट उसका जो मतलब होता है वो समझाऊं, जिसकी वजह से मुझे वो डीप कॉन्सेप्ट्स को छूने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो मैं ये डीप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वर्ड है मैं टच करूंगी, सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। इममटीरियल का मतलब होता है, सबसे पहले हम मटीरियल को समझते हैं। मटीरियल क्या होती हैं? जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो लैपटॉप है, मोबाइल है, जूसर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, बेड है, जो हमारी लग्जरियस लाइफ की रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारी मटीरियल थिंग्स होती हैं, यानी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं। लेकिन समटाइम्स लोग क्या करते हैं या हम इंसान क्या करते हैं, हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स जब मैं किसी चीज के साथ इमोशनली कनेक्ट होती हूँ, मैं वो चीज किसी और को भी नहीं देना चाहूंगी। मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई और व्यक्ति मेरी चीज को इस्तेमाल करे, क्योंकि मैं उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गई हूँ। दैट मीन्स वो चीज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बन चुकी है, वो चीज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। ठीक है, वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी है। दैट मीन्स मटीरियल थिंग्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। और इममटीरियल क्या होता है यार? इममटीरियल ना एक स्पिरिचुअल से रिलेटेड वर्ड होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था मैं सिर्फ टच करूंगी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। तो जो इममटीरियल इंसान होता है ना, जो स्पिरिचुअल इंसान होता है, उसके लिए ये मटीरियल थिंग्स जो होती है ना कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो इन सब से ऊपर होता है, वो इन सब से कनेक्टेड नहीं होता इमोशनली। उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिन दुनिया में कुछ हो रहा है। ठीक है, वो हर चीज को निभाता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इममटीरियल। याद रखना है इममटीरियल और मटीरियल का डिफरेंस। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? कंडेम्ड का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी को कहना कि तुमने गलत किया है, या किसी को कोई पनिशमेंट सुनाना। तो जब जज पनिशमेंट सुनाते हैं पर्टिकुलर किसी क्रिमिनल को क्राइम से रिलेटेड, तब भी कंडेम टू कोर्ट हो जाता है। तो ये लीगल लॉ का वर्ड भी होता है ना, तुमने गलती करी है, तुम सजा के हकदार हो। और कंडेम का जो दूसरा मतलब होता है जो जनरली लोग यूज करते हैं, दैट इज, इसका जो ऑपोजिट है प्रेज होता है, प्रशंसा करना, और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज किसी की निंदा करना। ठीक है, तो हमारा जो मतलब निकलता है इममटीरियल का मतलब क्या हुआ? अनइम्पॉर्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अनइम्पॉर्टेंट। देखो किस तरह से मुझे आपको ये चीज समझाने के लिए किस लेवल पे जाना पड़ा। तो जरूरी था यार, डीप कॉन्सेप्ट जरूर था, लेकिन हाँ मुझे टच करना थोड़ा जरूरी था। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। वोकैबुलरी गुड, निकिता बंसल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है प्रमोशन। PSSB का बैच कल 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक बाय नहीं किया है, यू पीपल कैन बाय, क्योंकि हम कल से क्लासेस, पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हर एक फैकल्टी आपको पढ़ाएगा, हर एक टॉपिक पे को समझा जाएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेशंस हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की फैकल्टी ने अपना स्केड्यूल बना के वहां पे ऑनलाइन जो है ऐड किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लास जो है स्टार्ट होगी। अदरवाइज अगर आप ये PSSB क्लर्क का बैच नहीं परचेज करना चाहते, तो पंजाब का महा पैक भी है, जिसमें वी पीपल आर प्रोवाइडिंग यू 520 मॉक टेस्ट और 4 ई बुक्स मिल रही हैं,
और प्रीवियस लेक्चर्स भी होंगे, जो प्रीवियस पेपर्स के आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं टीचर्स की, प्लस लाइव सेशंस जो आने वाले 2 साल में जो पेपर्स होंगे उसके लाइव सेशंस होंगे, प्लस अगर आप सेशन को मिस करते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप परचेज कर सकते हैं अड्डा 24/7 की ऐप से, ठीक है। और इसमें जो रेट्स लिखे हैं दैट आर क्वाइट हाई। मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर रही हूँ Y356। ये कोड को अप्लाई करते ही डायरेक्टली 78% का बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। 77% का बेनिफिट ये कोड लगाने से और 1% का बेनिफिट आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज करने में। तो Y356 कोड याद रखना है जो परचेजिंग के टाइम पे डायरेक्टली आपको 78% का बेनिफिट दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियंट। रजिंदर कौर, मेरी क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी? क्यों नहीं रहेंगी यार, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। लीनियंट का मतलब बताना है मुझे आपने, फ्लैटर, कंपैशनेट, पोलाइट या फॉरबेयरिंग। और ये जो लेवल है यही सेम लेवल PSPCL का रहता है, यही लेवल जो है PSSB का भी ये लेवल रहता है, ठीक है। मुकेश कुमार जी, थैंक यू। आई एम ग्लैड कि आपको समझ आता है एंड यू हैव अप्रिशिएटेड माय एफर्ट्स, थैंक यू यार। ओके, मुकेश जी कह रहे हैं सी, निकिता बंसल जी कह रहे हैं सी, सूरज जी कह रहे हैं पोलाइट, गुरपाल जी कह रहे हैं सी, प्रियंका वर्मा जी कह रहे हैं थर्ड, नवजोत कौर जी कह रहे हैं 3। की होया मैम क्लास नू, क्या हुआ मिस भूपिंदर कौर जी, की होया, कुछ भी तो नहीं हुआ। फॉर बियरिंग, फ्लैटर, कश्यप जी कह रहे हैं कंपैशनेट भी हो सकता है, दैट्स ग्रेट यार। देखते हैं मतलब क्या होता है। लीनियंट से जो मैंने कोरिलेट किया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग क्या होती है, पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत सारे मेथड को अपनाते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। समटाइम्स दे आर अथॉरिटेटिव, समटाइम्स दे आर निग्लेक्टफुल, समटाइम्स दे आर परमिशन देते रहते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, या फिर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग की वे से भी समझ सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से अपना एक नेचर होता है कुछ लोगों का, वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ लोग लीनियंट होते हैं, वो निग्लेक्ट कर देते हैं चीजों को। कुछ लोग लीनियंट को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो बेसिकली उतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली व्यवहार नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। तो लीनियंट का मतलब होता है कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को बेसिकली हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है कि जब उनको लगता है कि रिवॉर्ड देना चाहिए वो रिवॉर्ड देते हैं, जब उनको लगता है पनिशमेंट देनी चाहिए तो वो समझाते हैं अपने बच्चे को। तो समटाइम्स दे आर लीनियंट, थोड़े से जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको इस तरह से ले सकते हैं। फ्लैटर और काजोल, देखो ये जो वर्ड है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार हिंदू वोकैबुलरी में आता है, प्लस ये बहुत बार एग्जाम में आता है। और आज की जो हिंदू वोकैबुलरी में फ्लैटर वर्ड भी आया है और कैजुअल वर्ड भी आया है, तो दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिए। दोनों का मतलब होता है सेम, प्रेज करना, जरूरत से ज्यादा चापलूसी करना, किसी की अपने फायदे के लिए झूठी प्रशंसा करते रहना। आपको दिख रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर इंसान से जो है अपना काम निकलवाने के लिए फेक प्रेज कर रहे हैं, तो फेक प्रेज को हम क्या कहते हैं, काजोल या फिर फ्लैटर, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैटर का दूसरा अर्थ भी होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है,
अपने बारे में ऐसी सोच रखना जो कि गलत है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर सोच रखना, अपने आप को बहुत अच्छा समझना। बाहर दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोल रही है, बाहर दुनिया आपके बारे में कुछ और सोचती है, लेकिन आप या हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत बुद्धिमान है ना। तो इस तरह की सोच रखना इज फ्लैटर। नेक्स्ट इज फॉरबियरिंग। फॉरबियरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। फॉरबियरिंग का मतलब क्या होता है? पेशेंट, मतलब अपने अंदर टॉलरेंस पार रखनी, दूसरों को क्षमा कर देना, दूसरों को क्षमा कर देना, माफी दे देनी, तो फॉरगिव कर देना मिस्टेक्स को। लीनियंट बिहेवियर रखना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ स्ट्रिक्ट है तो हमने क्या किया है? हमने फॉरबेयर किया है, हमने लीनियंट व्यवहार रखा है। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, माँ बाप के उदाहरण हो सकते हैं, टीचर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, बॉस का एग्जाम्पल हो सकते हैं, समाज में कोई भी पॉलिटिकल लीडर का एग्जाम्पल हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फॉरबेयरिंग। तो अगर कोई व्यक्ति पेशेंट है, टॉलरेंट पावर उसकी बहुत अच्छी है, मिस्टेक्स को वो फॉरगिव कर देता है, लीनियंट है, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो लीनियंट का मतलब होता है फॉरबेयरिंग, लीनियंट भी होता है फॉरबेयरिंग, और फॉरबेयरिंग तो होता ही है फॉरबेयरिंग, यानी पेशेंट है ना, और टॉलरेंस पावर अच्छी है उसकी। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? कंपैशनेट होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ मिलजुल के रहना, उसको उसकी केयर करना, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसकी मदद करना इज कंपैशनेट। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा गाइस, हमारा आंसर जो बनेगा दैट इज फॉरबेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, पैट्रिमनी, इनहेरिटेंस, लेजेंड या लीगसी या लेगेसी। पार्डनेबल और बेनिनियल, यस रितिका जी, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रकाशक जी कह रहे हैं काइंड, जेंटल, सॉफ्ट, मर्सीफुल, टॉलरेट, यस दैट इज करेक्ट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी है लेकिन ट्रिकी है, ठीक है। मिलते जुलते वर्ड्स हैं क्योंकि इसीलिए हम इजी क्वेश्चन कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। चीना जी, वेरी गुड आफ्टरनून। We are going to start Hindu editorial vocabulary very soon, so stay connected, and guys, do like this session, do share the session as much as you can. Inheritance भी हो सकता है, सूरज जी कह रहे हैं। लखविंदर सिंह जी कह रहे हैं भूपिंदर जी मैम ब्लॉक कर देंगे। मैम ब्लॉक किसी को भी नहीं करेगी यार, जब तक एक्सट्रीम केस नहीं होगा मैम नहीं करेगी गुस्सा। हरीश गर्ग जी कह रहे हैं डी, लेगेसी, ओके। रिया रानी कह रहे हैं ए, मीनू शर्मा कह रहे हैं इनहेरिटेंस, नरेंद्र यादव कह रहे हैं। नरेंद्र यादव कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, इधर पढ़ाई कर लो। मिस भूपिंदर जी, सूरज कश्यप जी कह रहे हैं लेगेसी, ओके चलिए समझते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है हमें कंफ्यूज करेगा। पैट्रिमनी का मतलब होता है पैतृक धन, जो हमारे पिता से हमें मिलता है या किसी के पिता से उन्हें मिलता है, जनरेशन टू जनरेशन ये पास होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ये जो बेस क्लास है, पेरेंटल को बेस क्लास कहते हैं, इनसे उनके बच्चों को मिलता है डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास कहाँ से लेती है? अपनी बेस क्लास से। इन्हें खाली पैतृक धन ही नहीं मिलता, इन्हें टाइटल भी मिलता है, इन्हें विरासत कहते हैं, इसको विरासत कहते हैं। इन्हें टाइटल भी मिलता है, इन्हें प्रॉपर्टी तो मिलती ही है,
इन्हें प्रॉपर्टी तो मिलती ही है अपने पिता की या अपने ऊपर के पूर्वजों की, लेकिन साथ में इनको साथ साथ में जो कुछ भी उनका होता है, ज्वेलरी होती है उनके पास, है ना, और टाइटल होता है उनका, जो हमारा एक फैमिली का नेम होता है, वो सब भी मिलता है। तो विरासत कहेंगे, मिलते जुलते वर्ड है, उत्तराधिकारी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड में मैंने जो उदाहरण लिया है, महाराजा रंजीत सिंह का उदाहरण लिया। 13 नवंबर यानी कि परसों उनका बर्थडे भी था। आई थिंक सो मुकेश ने यहाँ मेंशन भी किया था, मैंने बाद में देखा था, मेरा कमेंट मिस हो गया था वो, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये ऐड किया है 13 नवंबर, क्योंकि ये पेपर्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब कोई व्यक्ति का कोई डे होता है या कोई व्यक्ति उन दिनों में जाना जाता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेजेंड महाराजा रंजीत सिंह, जिनकी मूर्ति अमृतसर में भी है, पार्लियामेंट में भी और फ्रांस में भी बनी हुई है। इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम याद कर सकते हैं। लायन ऑफ द पंजाब के नाम से ये फेमस थे, और बेसिकली ये इस चीज के लिए भी फेमस थे, इन्होंने कोहिनूर था इनके पास। जब इन्होंने पहली बार युद्ध लड़ा था, 10 साल की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था, पहली बार युद्ध लड़ा था, उस समय दुर्गिया को हराया था, और वहां से इन्होंने कोहिनूर एक्वायर किया था। वो कोहिनूर आज की डेट में उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल आपने सुना होगा, है ना, भगवान जगन्नाथ जी जो हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं जगन्नाथ जी। तो उनके मंदिर में बेसिकली वो कोहिनूर का हीरा जो है स्थित है। तो इस चीज से भी ये बहुत ज्यादा फेमस थे। प्लस गोल्डन टेम्पल में जो गोल्डन सारा वर्क हुआ है, वो भी लेजेंड इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने ही करवाया है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए, और ब्रेवरी के नाम से ये जाने जाते हैं। कुछ पॉइंट्स थे मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, बट मैंने ओवरव्यू वैसे ही आपको दे दिया है। इसके अलावा इनकी 20 वाइफ थी, और जिसमें से 5 वाइफ को ये रिकॉग्नाइज करते थे, और बच्चे भी बहुत सारे थे। आज की डेट में भी इनके जो आगे की डिसेंडेंट्स हैं, वो पुंज में है, ऋषिकेश में है, और बहुत सारी जगह में इनके डिसेंडेंट हैं, आज की डेट में भी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने मेंशन करना जरूरी समझे लेजेंड से रिलेटेड। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी होती है अपनी मनी या अपनी प्रॉपर्टी किसी को आगे देनी, ठीक है। दिवंगत व्यक्ति के द्वारा कोई छोड़ी गई धनराशि या प्रॉपर्टी किसी को देनी, ये जनरेशन 3-4 जनरेशन बैक की भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं माँ बाप ही आप बच्चे को देंगे, ये हो सकता है हमारे दादा की आगे फैमिली ने हमें दे दिया, तो उस तरह से भी ये होती है। प्लस लेगेसी में कोई चीजों से रिलेटेड भी लेगेसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि स्मोकिंग जो है हमारे ऊपर जो जनरेशन थी वहां से आई है, तो दैट इज लेगेसी। कोई चीज जब जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी आदत हो सकती है जो अलग है थोड़ी सी, उसे भी हम लेगेसी कहते हैं। तो हमारा आंसर बनता है इनहेरिटेंस, अपनी प्रॉपर्टी डेथ के बाद देनी, दैट इज इनहेरिट करना। बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में जब प्रॉपर्टी जाती है डेथ के बाद, तो वो हो गया हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाटनस। मोनाटनस में का शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। सिलेबस अभी नहीं आया है, अभी हमने एनालाइज करके ही आपको पढ़ाना है। मोनाटनस, मोनाटनस के स्पेलिंग जो है दैट इज, ठीक है, मतलब समझते हैं कोई चीज बोरिंग है, कोई चीज सेम चल रही है, कोई चीज
इनडिफरेंट हो सकती है, जो चेंज नहीं होती। हमारा रूम एग्जांपल ले सकते हैं। रूम में ना जैसे बेड एक जगह पे लगा होता है वहीं पे होता है, जैसे सीढ़ियां निकल रही हैं वो सीढ़ियां निकाली हुई हैं उसने, जैसे जो पर्दे होते हैं कर्टेन्स जिसे हम कहते हैं वो सेम है, वो हमेशा हम बदलते नहीं है, कोई भी चीज हम बदलते नहीं है, इसलिए मैंने रूम का ही उदाहरण लिया है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, उनकी आंखों को अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, कुछ ना कुछ चेंज वो हमेशा उन जगहों पे करते हैं जहां वो रहते हैं। कई लोग ड्राइंग रूम को चेंज करते रहते हैं, कई लोग अपने रूम में कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आते हैं सो दैट उनको अच्छा लगे। तो मोनोटोनस का ये मतलब होता है जो चेंज नहीं रहता, जो एक रहता है, सेम रहता है। चलिए गाइस, हिंदू वोकैबुलरी करते हैं। आज की हिंदू वोकैबुलरी है ये। फर्स्ट वर्ड इज रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ करना। मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया 1971 की वॉर का, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान पूरा ही बन गया था। तो जब 1971 भारत में लड़ाई हुई थी, तब भारत जो इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहीं ना कहीं फोर्स किया पूरी की पूरी पाकिस्तान की फोर्स को कि वो बैकआउट कर जाए, विड्रॉ कर जाए, वो सरेंडर कर जाए, पीछे हट जाए। वो लोग एक्चुअल में पीछे हट गए थे और उस समय वो बांग्लादेश अलग हो गया था और भारत की जीत हुई थी। तो रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। तो उदाहरण में मैंने जानबूझ के वॉर का ही उदाहरण लिया है, क्योंकि ये वर्ड रिट्रीट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू वॉर ओनली। तो कहीं ना कहीं हम इस वॉर के बारे में जानते हैं, इसलिए ये वॉर का ही उदाहरण लिया है मैंने। नेक्स्ट है रिट्रीट का एक और मतलब निकलता है कोई ऐसी एकांत स्थान, कोई ऐसी जगह, कोई प्राइवेट प्लेस जहां पे इंसान जाता है विश्राम के लिए, शांति को महसूस करने के लिए, पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, गोवा चले जाते हैं, वहां रिजॉर्ट्स बुक कर लेते हैं, रिजॉर्ट से बाहर ही नहीं निकलते, वो लोग रिजॉर्ट में रहना पसंद करते हैं। और रिजॉर्ट में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है और उसके बाद वो अपने घरों को वापस आ जाते हैं। या फिर कुछ लोग स्पिरिचुअल कैंप्स में जाना पसंद करते हैं, मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। तो इस तरह के उदाहरण से हम समझ सकते हैं रिट्रीट का मतलब क्या होता है। या कुछ जो लेडीज होती हैं वो जनरली अपने आप निकल जाती हैं घर से, है ना, मतलब बता के निकलती हैं, लेकिन हाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हैं और रिजॉर्ट वगैरह बुक करके वहां पे स्पा और ये सब चीजें में अपने आप को एंजॉय करते हैं। तो किसी चीज से आपको एंजॉयमेंट मिल रही है, आप शांतिपूर्वक जीवन जीते हो, उसे हम कहते हैं रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है माउंट। ज्योति ढंड जी कल से बच्चा सुबह मॉर्निंग से ही क्लासेस स्टार्ट, आई थिंक सो फर्स्ट क्लास रीजनिंग ऋषि सर की है। उनका टाइमिंग्स है जस्ट 10 to 11:15 या 11:30 से क्लास स्टार्ट होनी चाहिए आपकी मॉर्निंग। एक बार प्रीमियम स्टडी में आप जाएंगे अपनी ऐप में, वहां पे PSSB बैच को क्लिक करेंगे, उसमें स्टडी हेयर करके प्लान आता है, उसको क्लिक करेंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स पता लग जाएंगे, है ना। फर्स्ट टाइमिंग जो मुझे आइडिया है रीजनिंग का होना चाहिए 11:30 बजे। ओके, नेक्स्ट इज माउंट। माउंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज ऑर्गेनाइज करना, टू ऑर्गेनाइज समथिंग, कुछ आयोजित करना, टू माउंट अ प्रोटेस्ट। मैंने यहाँ पे अन्ना हजारे का एक प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज जो उन्होंने किया था 2011 में, उसका उदाहरण लिया है। ही ऑर्गेनाइज्ड बेसिकली अ प्रोटेस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वहीं से जब वो जो दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, आप पार्टी वाले, वो आए थे, वो सामने आए थे, हमारे अरविंद केजरीवाल, मैं नाम एकदम से भूल गई, अरविंद केजरीवाल वहीं से बेसिकली सामने आए थे। उसके बाद उन्होंने आप पार्टी जो थी बनाई थी। तो कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, उसे हम कहते हैं माउंट।
दूसरा मतलब क्या होता है, माउंट का ऊपर चढ़ना, पहाड़ पे चोटी पे चढ़ना, कहीं पे भी चढ़ना। तो 2021 जून आई थिंक सो मैंने पढ़ा था कहीं 14 जून 21 जून के आसपास की बात है। कोरोना के डर से लोग जो थे बहुत ज्यादा नीचे वापस आ गए थे। दे वर माउंटिंग अप, कोई एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना के डर से या कुछ कोरोना फैल गया था वहां पे, स्प्रेड हो गया था, जिसकी वजह से डजन्स ऑफ पीपल जो थे वो वापस आए थे। तो ये माउंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। और असेंड, क्लाइम, ये से रिलेटेड जो है सिनोनिम्स हैं। और डिसेंडेंट जो होता है, डिसेंड, एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना। हाँ जी, अनशन करना। भूपिंदर, मैं क्लास लगाऊंगी यूट्यूब पे 12 बजे ही मेरा सेशन होगा। मैं क्यों नहीं लगाऊंगी, मेरा 12 बजे एज इट इज जो मैं रोज आती हूँ आऊंगी। पेड सेशन भी होगा हमारा, जो बच्चों ने पेड परचेज किया है उन्हें हमने पढ़ाना होता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स ने परचेज किया है तो हम आपको आपके टाइम पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 12 बजे जो हमारा यूट्यूब का सेशन है उसमें तो हम मिलेंगे ही आपसे। कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना। मैंने उदाहरण लिया है चीन और भारत का। लास्ट ईयर की बात है, एक बार मैंने दोबारा से पहले भी ये उदाहरण लिया था। ऐसी स्थिति आ चुकी थी बेसिकली कि युद्ध हो सकता था, जबकि अब भी कुछ इस तरह से बात चल रही है। ऐसी स्थिति आ सकती थी, आई थी एक टाइम पे कि युद्ध हो सकता था, लेकिन भारत ने उस चीज का मुकाबला किया और वो चीजें को अवॉइड किया ताकि युद्ध ना हो। तो कोई ऐसी सिचुएशन का मुकाबला करना जो बहुत ज्यादा गंभीर है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल भरी है, उसे हम कहते हैं कन्फ्रंट। क्या कहते हैं? कन्फ्रंट, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है फेबल या फेबल्ड। फेबल्ड का मतलब होता है यार टेंशन मत लो, 12 बजे तो मैंने आना ही है, ठीक है। ये क्लास कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, आई लव दिस क्लास। फेबल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज काल्पनिक। जैसे एक इसका मतलब होता है कोई ऐसी स्टोरी सुनाना जिसका कोई मॉरल होता है। ये वोकैबुलरी वर्ड मुझे याद है, मैंने किया हुआ है, आपको करवाया हुआ है, ठीक है। फेबल्ड में मैंने 2 उदाहरण लिए, मैंने अपने टाइम के उदाहरण लिए। मुझे यार अभी के कार्टून्स नहीं आते, इसलिए मुझे नहीं पता अब क्या कार्टून्स चल रहे हैं। हमारे टाइम में ये 2 कार्टून्स बहुत ज्यादा फेमस थे। इमेजिनेटिव स्टोरीज हंसाते थे लोगों को कोई मतलब नहीं था कि ये स्टोरी में कुछ रियल है, कुछ भी नहीं था। बस हंसाने के लिए बच्चे कनेक्ट हों, बड़े लोग कनेक्ट हों कि कैसे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उसके बावजूद हम लोग कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को लाइटफुल फील कर रखें, अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से दूर रहें। तो ये कार्टून्स वार्टून्स साथ साथ में इमेजिनेटिव स्टोरीज चलती रहती थी। एक चाचा चौधरी का एग्जाम्पल लिया है, वो डोनाल्ड डक वाले, वो जो भतीजा चाचा भतीजे वाले थे। तो ये उदाहरण क्या है, ये बेसिकली काल्पनिक है। तो कोई भी करेक्टर जब काल्पनिक होता है, उनका रियल से कोई मतलब नहीं होता, दैट आर नोन एज फेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्ट। डक एंड टेल्स, वेरी गुड यार। अब देखा, प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है सरदार जी, थैंक यू सो मच मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। सुखमन जोत कौर कह रहे हैं बच्चा संडे से, आई टोल्ड यू, संडे से हम मैराथन रखने वाले हैं इसकी हिंदू एडिटोरियल वोकैब की, जिसमें हम पूरे हफ्ते में जो वोकैब पढ़ेंगे वो दोबारा से सारी पढ़ेंगे। तो इस बार कोशिश करेंगे हमारी प्रीवियस हफ्ते की और इस हफ्ते की काउंट हो। वो पीडीएफ मैं आपको संडे के संडे प्रोवाइड कर दिया करूंगी, ठीक है।
प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना, जैसे खींच के, जैसे उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मुझे जो इंस्टेंटली याद आ रहा है, लड़कियां कनेक्ट कर सकती हैं इस बात को, दुपट्टे होते हैं ना जो मोल्ड करके वो पैक करके उन्होंने रखे होते हैं, उसको जब आप यूज करते हो, आप उसको खोलते हो और उसको खींचते हो, उसकी जो एक बेसिकली जो उसको छोटा किया होता है उसको बड़ा करने की कोशिश करते हो, उसको प्रेस करते हो, उसको धोते हो ताकि वो पूरा अपने एक साइज में आ जाए, अपने फॉर्म में आ जाए। तो कोई चीज को लंबा करना इज प्रोट्रैक्ट। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं, समय का उदाहरण ले सकते हैं, लंबा समय करना, किसी काम को करने का जो समय है वो बढ़ा देना, लंबा कर देना, दैट इज प्रोट्रैक्ट। ठीक है, लंबा करना। एक और जो वर्ड यूज होता है, बेसिकली ये वर्ड लेबर पेन से भी रिलेटेड है। जो लेडीज प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनका जो लंबा समय चलता है लेबर पेन का, उससे भी ये रिलेटेड वर्ड है कि बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेडीज को पेन होता है, तो वो पेन से रिलेटेड भी ये वर्ड होता है प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट इज कंग्रुएंस। कंग्रुएंस का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। कमलप्रीत सिंह जी, पेड में ग्रामर भी होगी, चैप्टर वाइज मैं आपको करवाने वाली हूं। अगर आपने बैच नहीं परचेज किया, ये Y356 कोड लगाकर, कूपन कोड है, इसको लगाकर बैच परचेज कर सकते हो। 78% का डिस्काउंट मिलेगा, अड्डा की ऐप से करना है। ठीक है, नहीं समझ आएगा मुझे वहां पे मैसेज कर लेना टेलीग्राम पे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ तालमेल बैठना, बैलेंस होना, एक बराबर की चीजें होनी। मैंने यहाँ पे उदाहरण में ट्रायंगल्स का लिया है, उनकी जो बेसिकली परपेंडिकुलर्स हैं, हाइट है, बेस है, वो एक जैसा है, एक बराबर है, ट्रायंगुलर है ना। कोई भी चीज एक समान होना इज कॉन्ग्रुएंस। दूसरा मतलब जो इसका निकलता है, मतलब सेम है लेकिन मैंने उसको अलग उदाहरण देके समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि कंपैटिबिलिटी वर्ड और कहाँ यूज होता है। जब लड़की और लड़के की शादी होती है ना, उस समय माँ बाप क्या करते हैं, कुंडलियां मिलाने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे बच्चे की जो भी जिनके साथ मैरिज होगी उनके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी बैठेगी। उनका कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं योनि दूसरी है, कहीं ऐसा तो नहीं उनके विचार दूसरे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी सोच दूसरी है। तो जो भी उनकी बेसिकली वो कुंडलियां मिलान करते हैं, वो किस चीज के लिए करते हैं, कंपैटिबिलिटी के लिए, कि उनका आपस में तालमेल कैसा बैठेगा। जनरली एक और चीज होती है, हम जनरली देखते हैं कि टॉरस की किसके साथ बनती कंपैटिबिलिटी, जैसे टॉरस की लिब्रा के साथ बनती है, वर्गो के साथ बनती है। तो इस तरह से भी ज़ोडिएक साइन को यूज करके देख सकते हैं कि टॉरस के लोगों की कंपैटिबिलिटी, दोस्ती किसके साथ बनती है। सपोज वर्गो, मुझे नहीं पता, मैंने उदाहरण लिया है जस्ट, हाँ वर्गो के साथ शायद बनती है। तो इस तरह के उदाहरण में भी कंपैटिबिलिटी या कंग्रुएंस वर्ड यूज होता है। रेनू चावला जी कह रहे हैं, मैम मैं भी आप जैसी टीचर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड यार, हमेशा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया। रेनू चावला, मैम आई वांट टू मीट यू। यार कभी भी, एनी टाइम गाइस, एनी टाइम। क्लास कदों तक है? 1 आवर का क्लास होता है। वी आर गोइंग टू वाइंड अप यार हरीश, डोंट वरी। कंप्यूटर्स में भी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स, न्यू सिस्टम, यस देखी जाती है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस सी कोई बात है, सामने कोई चीज दिख रही है ना, कोई चीज आपको पारदर्शनीय है, कोई चीज ऑब्वियस है, सामने दिख रही है, तो आप क्या कहते हो, हाँ यार ये तो सामने दिख रहा है, इसमें क्या तुम सोच रहे हो। कोई भी उदाहरण ले सकते हो, है ना। एक और इसका मतलब हो सकता है, ब्लैटेंट पर्सन के लिए भी यूज होता है, जो लोग वल्गर ऑफेंसिव मैनर में गवर्नमेंट को या लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। आई डोंट नो उन्होंने ट्रम्प का एग्जाम्पल क्यों लिया, आई थिंक सो ट्रम्प ने कुछ गलत व्यवहार किया था
लोगों के साथ, तो इस वजह से उन्होंने ट्रम्प का एग्जाम्पल लिया, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी एग्जाम्पल हियर, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट हाँ, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो बड़े लेवल पे है चाहे छोटे लेवल पे है, दूसरों के साथ वल्गर व्यवहार करता है, ऑफेंसिव मैनर में ट्रीट करता है दूसरों को, उसे भी ब्लैटेंट कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरा जो मतलब होता है इसका कि कोई चीज सामने दिख रही है, एग्जाम्पल लेते हैं, बारिश आने वाली है, दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है, आ ही जाएगी थोड़ी देर में, है ना। कोई चीज सामने दिख रही है और वही चीज हो रही है, उसके लिए हम ब्लैटेंट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेनेग। रेनेग का मतलब होता है छोड़ देना या पीछे हट जाना या अपनी बातों से मुकर जाना। मेरे को जो उदाहरण याद आया, फ्लिपकार्ट ने ये बहुत किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी जो थी, थोड़ा सा उनको बेसिकली फाइनेंशियल लॉस हो गया था, और लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को वैकेंसी रिक्रूट करने का वादा किया था, लेकिन वो एक समय पे आके मुकर गए। तो कोई भी कंपनी अपनी बात से मुकर जाती है, कोई भी इंसान अपनी बात से मुकर जाता है, उसे हम कहते हैं रेनेग। अदरवाइज हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अग्रीमेंट साइन किया था, और हम उस अग्रीमेंट को नहीं मान रहे, हमने क्या किया, उसको फाड़ दिया और उसको ऑफिशियल मैनर में भी मानने से मना कर दिया। तो जब कोई इंसान ढीठ हो जाता है ना, कुछ नहीं हो सकता। इंसान कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अग्रीमेंट है क्या है, कोई डजेंट मैटर, तो वो लोग क्या करते हैं, अग्रीमेंट को फाड़ देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बातों से मुकर जाना, अग्रीमेंट को कैंसिल कर देना इज रेनेग। याद रखना है, छोड़ना को हम रेनेग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजम्पटियस। प्रिजम्पटियस का मतलब होता है, बड़ा अच्छा मतलब है, और इसका जो आज वोकैब आ रखा था हिंदू वोकैबलरी में, दैट इज एरोगेंट भी था, प्रिजम्पटियस वर्ड भी था, ठीक है। दोनों वर्ड थे हिंदू वोकैबलरी में। मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी चीजों को लेकर। सपोज उसको एबीसी ही आती है, लेकिन वो समझता है कि मुझे पूरी की पूरी साइंस आती है। उसको एबीसी ही आती है, लेकिन वो समझता है कि मुझे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स आती है। यानी जरा सी उसको नॉलेज है, लेकिन उसके अंदर इतना घमंड भरा हुआ है, इतना एरोगेंट इंसान है वो, कि वो सोचता है कि मैं सब चीजें जानता हूँ। उदाहरण में मैंने यहाँ पे ये लिया है, एक बिल्ली का उदाहरण लिया है। बिल्ली है, लेकिन अपने आप को कैसे देख रही है, जैसे वो शेर है। यानी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर सोचना, समझना और दूसरों को प्रिटेंड करना, प्लस आई एम द बेस्ट, अपने आप के बारे में बताना कि मैं बहुत अच्छा हूं। रेनेग मीन्स ऑयली टंग। फ्लिपकार्ट पे हूं अमेजोन नालो सस्ता मिलदा सामान। दोनों की कोलैब हो चुकी है ऑलरेडी। तो एक समय एक्चुअल में आया था जब फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया था, और अब तो दोनों के कोलैब हो चुकी है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन ऐप में, ऑनलाइन कंपनीज में कौन सी बेस्ट है, तो अमेजोन ने सभी चीजें जो है एक्वायर कर ली हैं ऑलरेडी, ठीक है। डेटर। डेटर का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, किसी घटना को बचाने से, होने से बचाना। उदाहरण के लिए एक घर होता है ना, घर या गाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे कनेक्ट कर सकते हो बात को। मेरा मकसद ये है कि मैं उदाहरण देकर आपको आपके माइंड में बातें डालूं, आपके माइंड में वर्ड्स को डालूं। उदाहरण में गाड़ी का ले सकते हैं। गाड़ी पे हम लोग वो लगाते हैं ना, अलार्म सा लगा देते हैं, जैसे आप टच करोगे, कोई भी उसको टच करेगा एकदम से अलार्म बज जाएगा, और कोई बुरी घटना को होने से वो रोक देता है। तो अलार्म इज डेटर, किसी चीज को रोकने के लिए कोई चीज का इस्तेमाल करना। या फिर ईगो जो होती है ना इंसान के अंदर, वो उसकी खुद की प्रोग्रेस को रोकती है। कहीं ना कहीं घमंड इंसान का, अगर इंसान के मन में घमंड आ जाए ना अपने आप को लेकर, तो वो खुद का ही दुश्मन बन जाता है, खुद की प्रोग्रेस को रोक देता है। उसे हम कहते हैं डेटर, ठीक है। याद रखना है, रोक लगानी, प्रिवेंट करना। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये थे हमारे वोकैब वर्ड्स। वोकैब वर्ड्स में हम जब घुस जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि
कब मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं इतने, है ना। बहुत सारी हम स्टोरीज समझते हैं, बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी काल्पनिक चीजें मैं एग्जाम्पल में ना लेकर आऊं, कुछ ऐसी चीजें लेकर आए जिससे हम डेफिनेटली हमें सीखने को ही मिले। चलिए गाइस, हम सेशन की असाइनमेंट की बात करते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट किया था, प्रीवियस असाइनमेंट, उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन है। प्रिकाश्यप जी ने किया है, रोहित कुमार जी ने किया है, दिशु सैनी जी ने किया, राजिंदर कौर जी ने किया, करणवीर सिंह जी ने किया है, मीनू शर्मा जी ने किया, मनिंदरजीत कौर जी ने किया, अनुज छलोत्रा जी ने किया, रवनीत कौर जी ने किया है। सो वेरी गुड गाइज। और बड़ी अच्छी बात एक और भी थी जो मैं नोटिस कर रही थी, व्हेन आई वाज राइटिंग देयर नेम्स ना, तो वो उसी सीक्वेंस में थे जो पुरानी सीक्वेंस में मुझे हार्डली 2-3 नाम ऊपर से नीचे करने पड़े होंगे। मेरी कोशिश रहती है वही सीक्वेंस में मैं नाम लिखूं, और सेम सीक्वेंस में थे नेम्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो किस सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। सो गुड यार, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। बहुत सारे नए क्वेश्चंस हर एक असाइनमेंट में होते हैं। मकसद तो यही है सीखना, कैसे भी सीखो, बस सीखो। मैम कहीं नहीं जा रही अभी, आप भी मत जाइएगा, ठीक है। बहुत कुछ है अभी भी बताने को, सो स्टे कनेक्टेड। आई टोल्ड हिम ब्लंटली दैट he is a lazy fellow, the की जगह, and that he had done his work very badly। हमें इसका मतलब समझना है कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। I told him, तो told क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहां क्या यूज किया गया है, is। अगर ये चीज पास्ट में चल रही है तो ये वाला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में आना चाहिए। इसे हम कहते हैं पैरेललिज्म रूल, है ना। पैरेललिज्म रूल भी कहते हैं, या फिर जीरो कंडीशनल रूल भी इसे कहते हैं। जीरो कंडीशनल रूल के अंडर भी ये आता है। फ्रंट वाला अगर पास्ट में चल रहा है, बाकी का सारा सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Mumbai is full of tall buildings, which is at once its strength as well as weakness, depending upon how one again singular formatting है। one के साथ क्या आना चाहिए था, s और es। ये कहाँ का रूल है, सिंपल प्रेजेंट का रूल है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और s es आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अदरवाइज वन के साथ, वन सिंगुलर होता है, उसके साथ जो फॉर्मेटिंग आनी चाहिए वो एस की आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एरर है। सो वेरी गुड यार, आप सभी ने आंसर किया है। चलिए योर असाइनमेंट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको मुझे बताना है। ये 4 सेंटेंसेस गिवन है, इसमें से जो भी करेक्ट सेंटेंस है वो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। सूरज कश्यप, ये नई वोकैबुलरी है, मैंने नहीं करवाई पहले। हाँ, हो सकता है मैंने करवाई होगी, लेकिन आज के हिंदू एडिटोरियल में ये आई है। तो ये वर्ड्स रिपीट तो होती ही रहते हैं ना, जाके रिपीटेशन होती है, लेकिन वोकैबुलरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साडा हक कह रहे हैं, आई वॉच ओनली इंग्लिश क्लास फ्रॉम दिस चैनल, बेस्ट टीचर। थैंक यू यार, लेकिन हाँ बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी दे आर नॉट गुड। बहुत बहुत अच्छे हैं पंजाब अड्डा 24/7 के टीचर्स, आपके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से करवाएंगे। सो ट्राई टू वॉच देम ऑल एज वेल। नवी सिंह जी, पेड बैचेस की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, 16 से स्टार्ट हो रही हैं, मॉर्निंग से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम असाइनमेंट में, अगेन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें मार्क करना है। तो जो भी सेंटेंस इसमें करेक्ट है आपने कमेंट सेक्शन में उसी का आंसर लिखना है, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन, लेकिन सेशन को कंप्लीट करने से पहले ये कोड याद रखिएगा। इस कोड को लगाकर आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, आपको डायरेक्टली 78% का बेनिफिट मिलता है। नहीं समझ आता कैसे परचेज करना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अड्डा की ऐप से परचेज करेंगे तभी 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अड्डा की ऐप डाउनलोड करेंगे आप अपने मोबाइल पे
और उसके बाद वहां पे जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, महापैक चाहिए, पंजाब टाइप कर सकते हैं सर्च बॉक्स में, उसमें स्टोर में जाएंगे, स्टोर से आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। पंजाब SSSB का पैक है वो परचेज कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस जो है कल से ही स्टार्ट हो रही है। कल से हम पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका जो 1.5 घंटे की क्लास हमने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की रखी हुई है, जिसमें आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, विद प्रैक्टिस सेशन होगा। हम बेसिक से आपको पढ़ाते हैं, आपके जितने बेसिक के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमारी कोशिश होती है हम आपके प्रैक्टिस कराएं, वहां पे हम आपके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। कहीं ना कहीं हमें हर एक टॉपिक के बेसिक को समझना जरूरी होता है अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी करते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। मुकेश जी कह रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट का, चलिए मुझे गलती लगी होगी बट मैंने ऐसा कुछ सुना था। थैंक यू सरदार जी एंड थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। ओके, साडा हक कह रहे हैं आई ट्राइड वॉचिंग देम, रैंडम क्वेश्चन नॉट टॉपिक वाइज। चलिए कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड रहिए, ये सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आप इंजॉय करते हैं ये सेशंस को देखते हुए, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर मैं आप सभी के लिए आऊंगी सामने। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला था कि मैम रूल्स करवाने हैं, तो 1 बैच या 2 बैच में रूल्स के भी रखूंगी। आई एम एक्चुअली ट्राइंग कि मैं उनको कोलैब कर लूं, तो वो टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ आपके एग्जाम से पहले जरूर करूंगी। कमलप्रीत सिंह जी, इसमें जब आप ये लेते हैं ना महापैक की, अगर मैं बात करूं तो उसमें टेस्ट सीरीज जो है इंक्लूडेड रहती हैं, है ना। पंजाब का जो महापैक है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है और 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ है, उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है 518 के आसपास, है ना। और इसमें आपको और इंक्लूडेड है रिकॉर्डेड सेशन जो पिछले पेपर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि देखो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो उसमें डिफरेंट टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, तो आप उनके सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो वो रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे आपको, प्लस 4 ई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी महापैक के अंदर, वो भी खरीदनी नहीं पड़ेंगी। उसमें से पंजाब PSSB की ये वाला बुक अवेलेबल हो जाएगा, और जीके की बुक्स हैं 3 वो अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हो जाते हैं आपको, तो बहुत कुछ है महापैक में जो अवेल होता है। प्लस 2 इयर्स की वैलिडिटी का मतलब है पंजाब के आने वाले पेपरों की आप तैयारी करने के लिए आपको दोबारा बार बार बैच को परचेज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली एक ही बार पैसा खर्चना है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ये जो कोड मैंने आप यहाँ मेंशन किया है Y356, इस कोड को लगाते ही डायरेक्टली आपको 3000 रुपीज में ये पैक मिल जाएगा, ठीक है। ये पैक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा डिटेल्स उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, उसके बाद ही परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल दोबारा सेशन में, कल दोबारा सेशन में मिलेंगे। 12 बजे का हमारा टाइम है, 12 बजे